नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो जीव विज्ञान यानी कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चलाया जा रहा था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री का पूरा पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों ने बायोलॉजी को शुरू किया था। बायोलॉजी इसलिए शुरू किया ताकि हमारा सब्जेक्टिव का भी क्लास चल रहा है और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव हम लोग लगाते चलेंगे तो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और याद भी बेहतरीन ढंग से होगा, है ना। कहते हैं ना कि पढ़ने के साथ साथ उसका प्रश्न भी सॉल्व करना चाहिए। तो यही फार्मूला को हम लोगों ने फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए दोनों तरफ से एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो इस बार जो है बायोलॉजी हम लोग शुरू कर रहे थे। बायोलॉजी का एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है, पहला क्लास। उसको आपने नहीं देखा है तो वो देख लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि फिर से एक नया बैच आपका 15 अगस्त को आ रहा है। ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मौजूद है। आप अपने अनुसार इन सभी क्लासेज में ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद इन सभी का दाम बढ़ जाएगा, यानी कि रेट बढ़ जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगे। हम आपका टाइम नहीं लेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और इन सभी सुविधाओं को पढ़िए और उसके बाद इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। आइए चलते हैं डायरेक्ट। हम लोग जो दूसरा चैप्टर कर रहे थे, पादप जगत का वर्गीकरण। आइएगा अपना अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया था ना। 56 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 56 नंबर जो प्रश्न था वो था कि एड्स फैलता है, यहाँ तक हो गया था। एड्स किसके कारण फैलेगा बताएंगे? विषाणु के कारण नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? शारीरिक संपर्क के कारण। ठीक है, एड्स तो वायरस है ही। एक और जल्दी से प्रश्न बताइए कि इबोला क्या है? इबोला कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। वायरस है, इबोला एक वायरस है। चलिए जल्दी से एक और बताइएगा कि हाइड्रोफोबिया जो रोग उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। हाँ, तो हाइड्रोफोबिया जो है ये विषाणु के कारण होता है और ये जो है आपका रेबीज नाम से ये जाना भी जाता है, कुत्ता के काटने से होता है। जल्दी से बताएंगे कि वायरस की खोज किसने किया था? वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। ठीक है, चलिए अब आइएगा 57 नंबर प्रश्न पे, जो आज का पहला प्रश्न होगा। आंसर कीजिएगा। 57 देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आज के क्लास का कि विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होगा? आंसर करेंगे। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होगा। सार्स क्या है? SARS। सार्स का नाम बताएंगे। विषाणु जनित एक रोग है सार्स। सार्स का पूरा नाम बताएंगे कोई? हाँ, सार्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये याद रखिएगा। 59, खसरा जो है निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा किसके कारण होगा? विषाणु के कारण खसरा होता है। बार बार खसर खसर कीजिएगा तो विषाणु हो जाएगा। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन के अनुसार चेचक। चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। पहले ये बताइए कि विषाणु को इंग्लिश में बोलते क्या है? वायरस की बैक्टीरिया? वायरस। हाँ, तो विषाणु जो वायरस है और वायरस के कारण ही क्या होता है? चेचक होता है। बाकी यक्षमा यानी कि टीबी, मलेरिया और हैजा ये सभी आपका बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया और कवक से है, यानी कि जीवाणु कुछ कवक से भी है, अलग अलग है। आगे, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग विषाणु। फुट फुट एंड माउथ रोग विषाणु के एक विषाणु के कारण। आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है, अभी पढ़े थे। आलू का मोजैक रोग किसके कारण? विषाणु के कारण। हाँ, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? एल्गोलॉजी। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी। एक और होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का ही है फाइकोलॉजी।
64 नंबर देखेंगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। शैवाल नहीं, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। कवक का बोलेगा तब काइटिन। आगे, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिका में क्या है? यूक्लोरेला। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं का कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण? शैवाल के कारण। सारगासो क्या है? एक प्रकार का शैवाल है और इसके कारण इसका नाम सारगासो समुद्र पड़ गया। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने में इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? आयोडीन। गलगंड रोग को और किसी नाम से जाना जाता है? घेंघा या ग्वाइटर रोग के नाम से जाना। हाँ, आगे वही गला में होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होगा? लैमिनेरिया से प्राप्त होता है आयोडीन। केल्प प्राप्त होता है किससे? केल्प बताएंगे। समुद्री शैवाल से। केल्प जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? 70 नंबर देखेंगे, शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सभी। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? पहले भी पढ़े थे हम लोग। क्लोरेला। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष में लेकर जाया जाता है, कुछ भोजन के रूप में तो कुछ ऑक्सीजन आपूर्ति के रूप में प्रयोग होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? बहुत बार पूछता है एगार एगार। एगार एगार क्या है? तो एक प्रकार का शैवाल है अगार अगार। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? गैर हरित मतलब बिना हरा। फंजाई। फंजाई जो है, कवक जो है, ये गैर हरित विषम पोषित पौधा है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और हेमीसेल्यूलोज का। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। शैवाल का कोशिका भित्ति अभी हम लोग पढ़े थे, किसका बना होता है? शैवाल का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। हाँ, आ गया ये। 77। कवक द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के द्वारा के रूप में। कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सभी कवक सदैव होते हैं क्या? विविध पोषी। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच? माइकोराइजा कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में माइकोराइजा होता है। लाइकेन होता है किसके बीच में? अस्सी नंबर पे आएंगे, कहता है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाएगा? वृक्ष की छाल पर कार्टिकोल्स। हाँ, और सेक्सिकोल्स किसको कहते हैं? चट्टान पर जो रहेगा उसको सेक्सिकोल्स कहते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाएगा? गोबर पर क्रोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस जो है गोबर पर उगने वाला होता है। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कवक। कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विषम हरित, है ना, यानी कि बिना हरा क्लोरोफिल वाला। आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है किसके द्वारा?
फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर सी। आलू का लीड ब्लाइट होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लैबीसेप्स से। अर्गोट जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो क्लैबीसेप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त होता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ईस्ट में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों? CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? ऑप्शन के अनुसार देखिएगा खाने योग्य। एगैरिकस। एगैरिकस जो है खाने योग्य कवक है, यानी कि इसको खा सकते हैं। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होगा? कवक से होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? स्ट्रेप्टोमाइसीज। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? बॉक्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो बॉक्समैन ने। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली में होगा। सब पापा के बाराती अइला है का? शांत से बैठल है हैं? सब पापा के बाराती गए हैं जी? बड़ा शांति से सुन रहे हैं। आगे 96 नंबर। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रूट डिजीज 96 का कवक के कारण होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? 97 देखेंगे। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मतलब ये जो खाद्य छत्रक मतलब मशरूम है, ठीक ना? मशरूम जो होता है कसकर ठसाठस भरा कवक जाल है। मशरूम क्या है? 98 कवक है। चलिए प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? 99 का पेनिसिलिन। 100 नंबर देखेंगे। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कवक और उच्च पादप की जड़ के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध है माइकोराइजा के कारण। माइकोराइजा ऑप्शन नंबर डी। एफ्लाविस किससे बनता है? 102 नंबर कवक से। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस का प्रयोग कहाँ करेंगे? पनीर में। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी सहचर है? लाइकेन अभी पढ़े थे, शैवाल और कवक का। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ऑप्शन के अनुसार लाइकेन। लिटमस किस में से निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाएगा? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है
हेलोटिज्म। हाँ, पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहेंगे? पेड़ की छाल पर कार्टिकल्स, कार्टिकल्स। और सेक्सिकल्स चट्टान पर। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? देखिए आ ही गया, कॉर्टिकल्स। एक मिनट, चट्टान है ना, सॉरी, सेक्सिकल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चट्टानी स्तर पर लाइकेन सेक्सिकल्स। जापान में लोग जिस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं वो कौन सा है? जापानी लोग इंडोकार्पन लाइकेन सब्जी के रूप में खाएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा। जल स्थलचर उभयचर किसको कहेंगे? तो ब्रायोफाइटा को कहेंगे। जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड पाया जाता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है कौन? लीवरवर्ट एवं मॉस। लीवरवर्ट और मॉस जो है ब्रायोफाइटा में शामिल होता है। चलिए आगे, 115 नंबर। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइटा में। बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटा। जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? मेज पर सजावट किसका होगा? सिलेजिनेला। ऑप्शन नंबर सी है। मेज पर सजावट डेकोरेशन के लिए जो रखा जाता है सिलेजिनीला को रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? दवा के रूप में लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो प्रयोग है वो बीजाणु है, दवा के रूप में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार सोच के बताइएगा। हाँ, एजोला। हमको लगा कोई यूरिया भी बोलेंगे। एजोला जो है जैव उर्वरक के रूप में। हाँ, तो जैव उर्वरक के रूप में ये शैवाल को लेकर के पूछा है इसलिए। आगे 120 नंबर। सबसे अधिक। हाँ, यूरिया जैव उर्वरक नहीं है, वो उर्वरक के रूप में आता है। जैविक उर्वरक उसको बोलते हैं जो खेत मतलब पेड़ पौधों से संबंधित होता है उसको। चलिए, जो पर्यावरण से संबंधित होता है। आगे 120 है। सबसे अधिक। हाँ जी, वही। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटा। 1300 के आसपास में ना। हाँ, 1300 से 1600। आगे, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्या कह रहा है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप में यानी कि नंगा रहता है, वह है जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा। कोरेलॉइड जड़ें किस में पाई जाती है? कोरेलॉइड। साइकस में कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? 125। साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। अगला है 126 की चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइनस से। चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना, सागो किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाएगा? साइकस से बनाया जाएगा। हाँ, जो साबूदाना आप लोग खाते हैं पानी में मिला के कि दूध में मिला के? दूध में। नहीं, हमरा नहीं पसंद आता इसलिए हमको नहीं पता। हमको नहीं पसंद पड़ता साबूदाना। बिहार में दारू बंद है इसलिए याद है। आगे 128 पे आएंगे। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन किससे प्राप्त किया जाएगा?
इफेड्रा से इफेड्रिन पाया जाएगा, और इफेड्रिन का प्रयोग कहाँ, तो दम्मा और खांसी में होता है। विषाणु क्या है, विषाणु अकोषीय है। विषाणु क्या है, तो ये अकोषीय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 130 नंबर कहता है कि विषाणुओं पर प्रतिजैविकी के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 130 तो कहता है कि वायरस आजीवित निर्जीव है, अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंतःक्रिया कर सकता है। वायरस जो है आजीवित निर्जीव है, लेकिन प्रतिजीवाणु के साथ क्रिया कर सकता है। 131 तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, सुपर बग जीवाणु विकृति है, जीवाणु विकृति है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है, ऑप्शन के अनुसार लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण, नीला हरा शैवाल। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित नीला हरा शैवाल, नीलहरित शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है, जलीय किसको कहेंगे, शैवाल को। उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं, ठीक है। अगला और आखिरी है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है, विभेदित काय किस में नहीं होगा, थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चैप्टर नंबर 2 हो गया कंप्लीट। आगे है प्लांट मार्फोलॉजी। चैप्टर नंबर 3 निकाल लीजिएगा, पादप आकार की प्लांट मार्फोलॉजी। इसमें भी कुछ 90-95 प्रश्न हैं, इसको एक साथ कंप्लीट कर देते हैं, भागिएगा नहीं कोई, ठीक ना, खत्म करके छोड़ेंगे इसको। आइए चैप्टर 3 का देखेंगे। पहला प्रश्न है कि मूलांकुर यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। बढ़िया प्रश्न है। अपस्थानिक मूल, रेडिकल जो होता है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से जो विकसित होने वाला जड़ होता है वो अपस्थानिक मूल कहलाता है। दूसरा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, सेम प्रश्न है मगर मूसला जड़ होता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ के रूप में जाना जाता है, जबकि मूलांकुर के अतिरिक्त जो जड़ होता है वो अपस्थानिक कहलाता है। तीसरा है कि श्वसन मूल मिलती है किसमें, जूसिया में, श्वसन मूल मिलता है जूसिया में। उपरिरोही मूल मिलती है किसमें, उपरिरोही, ऑर्किड्स में, उपरिरोही मूल मिलता है ऑर्किड में। ऑर्किड से बताइए तो ऑर्किड स्टेट किसको कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ऑर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। हाँ आगे, डहेलिया की जड़ें होती है कैसा, कंदिल तथा पुलकित। डहेलिया की जड़ कंदिल तथा पुलकित होता है। न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है किसमें, मैग्रोव पादप में। न्यूमेटाफोर्स प्रायः मिलती है मैग्रोव पादप में। ऑर्किड में बिलामेन जड़ें होती है किसके लिए, नमी अवशोषित करने के लिए। ऑर्किड में बिलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ें नहीं है, जड़ नहीं है, आलू। आलू क्या है, तना है, बाकी गाजर, शकरकंद, मूली ये सभी जड़ है। चलिए ऐसा ऐसा प्रश्न याद रखिएगा, ज़्यादा पूछता है। अब स्तंभ मूल स्टील रूट पाई जाती है किसमें, गन्ना में। अब स्तंभ मूल गन्ना में पाया जाता है। स्तंभ मूल प्रोप्रूट होता है क्या, अपस्थानिक जड़, प्रोप्रूट अपस्थानिक जड़ होता है। जड़ें विकसित होती है किससे, मूलांकुर से, जड़ें विकसित होगा मूलांकुर से। गाजर है एक, गाजर क्या है, जड़ है, गाजर एक प्रकार का जड़ है। 13 नंबर देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है या हैं, केवल जड़। पादपों का मुख्य अवशोषक अंग केवल जड़, बाकी कोई नहीं।
बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? बढ़िया प्रश्न है, याद रखेंगे। स्तंभ मूल क्या कहलाएगा? स्तंभ मूल कहलाता बरगद वाला। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? 15 का देखेंगे। शंक्वाकार जड़, ये प्याज, ये गलत है। बाकी तुर्क रूपी क्या है? तर्कु रूपी जड़ मूली, कुंभी रूपी जड़ सलजम, श्वसन मूल मैग्रो पौधा। प्याज जड़ है कि नहीं है? जो बताइए तो। प्याज क्या है? प्याज तना के रूप में आता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। बाकी तर्क रूपी जड़ मूली, कुंभी रूपी जड़ सलजम, श्वसन मूल मैग्रो पौधे। श्वसन मूल पाई जाती है किसमें? न्यूमेटोफोरस बोला जाता है इसको। राइजोफोरा में, श्वसन मूल राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़। पान की लता जो होती है आरोही होती है। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। आलू का खाने योग्य भाग तना। पर्णकाय स्तंभ पैलियोक्लेड एक रूपांतरण है किसका? तना का। ऑप्शन नंबर बी। नागफनी के में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तना कौन सा? आलू। तना जो है एक प्रकार का आलू। बाकी गाजर, शकरकंद, मूली ये सभी जड़ के रूप में जाना जाता है। अब पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है? पत्ता गोभी पत्ती में। पत्ता गोभी पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर डी। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? आलू जो है भूमिगत तना है, क्या कहा जाएगा? कंद कहा जाएगा। नहीं, प्रकंद नहीं, कंद। प्रकंद तो होता है हल्दी और वो क्या नाम है, अदरक। हाँ, आदि और हल्दी, हम एक ही चीज़ दोनों बार बोल दिए ना। आदि और अदरक दोनों एक ही होता है ना। आदि और हल्दी। चलिए ठीक है। 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? शकरकंद का कंद, ये तना नहीं है, ये जड़ है। ठीक है। 25 नंबर है कि निम्न में से कौन सा तना है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अदरक। अदरक जो है एक प्रकार का तना है, तना में भी प्रकंद का है। ठीक है। आगे इनमें से कौन प्रकंद राइजोम का उदाहरण है? लीजिए आगे। अदरक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। रूपांतरित तना आलू। 28 नंबर अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि नहीं, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसलिए अदरक तना है जड़ नहीं। कहे जी सबके झुकनिया भी लगा, आज बंद कर दें? नहीं, हमको तो लग रहा है कि नींद आ रहा है। बाराती में आए हैं ना, नींद मारना ज़रूरी है। नाच लिए होंगे ज़्यादा। कौन गाना पे नाचे जी? नाच रे पतर की नगिन जैसा। हैं? बताइए ज़रा। सब नींद मार रहे हैं। हर हर संभव। गांजा भांग पी करके घोलट गए। तो वह हम गाना तो वही बताए ना, नाच रे पतर की नागिन जैसा। गाना तो हम ठीक है गाए। गांजा भांग पी करके नागिन जैसा नाचिएगा। जाने दीजिए। ना ना, हम नहीं गए, हम नहीं गए हैं अभी तक। चलिए जाने दीजिए, हम नहीं जाते। जाएंगे तब देखा जाएगा। आइए 29 नंबर। 29 नंबर। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होते हैं? पर्णदल जो न्यूनीकृत होगा, समोदभेद। ऑप्शन नंबर बी। कैक्टस में सूल स्पाइंस किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तना का। एक मिनट। कत्ता में कैक्टस में सूल, हाँ पत्ता होना चाहिए जी। 30 का सी, ठीक है, पत्ता होगा। हाँ, जो कांटा होता है ना वो पत्ता का रूपांतरण होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। पत्ता ही जो है वो घट मतलब घड़ा होता है, घड़ा जैसा बन जाता है। वही जो पीचर प्लांट बोलते हैं, कीड़ा को खा जाते हैं वो।
उत्तराखंड में है, पता नहीं उत्तरा आगे 32 नंबर, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। आगे हाँ, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते? कभी पुष्प नहीं बनेगा क्या कहलाएगा? क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है क्या? पुम सभी हो जाएगा, तो मगर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुमांग, जयांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। चलो ठीक है। आगे 35, पुष्प के जनन चक्र है, पुष्प के जनन चक्र देखेंगे 35 का आंसर कीजिएगा, पुमांग और जयांग। इसमें कौन पुरुष और कौन महिला? जल्दी से बताइए। पुमांग पुरुष, जयांग, जया क्या होती है? महिला है ना, जया बच्चन महिला है ना, तो जयांग महिला। आगे 36 नंबर, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? 36 का, इनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुरिंजी 12 वर्ष में एक बार खुलता है, क्यों? फ्लोरीजेंस प्रभाव होता है। फ्लोरीजेंस, अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो बताए थे ना कि फ्लोरीजेंस जो होता है क्या करता है? फूलों को खिलाने में सहायता करता है ना। और यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें कुरिंजी पुष्प में क्या होता है कि फ्लोरीजेंस सही से बनता नहीं है। हाँ, आगे 38 नंबर, कहता है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प, अभी पढ़े थे हम लोग, बोल्फिया, और सबसे बड़का रेफलिसिया। चलिए 39, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा? फूलगोभी का उपयोगी भाग ताज़ा पुष्प समूह। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफलिसिया। आगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागन कहलाता है। एनीमोफिली परागन होता है किसके द्वारा? एनीमोफिली किसके द्वारा? एनीमोफिली है, जरा ध्यान से, बड़ा फंसाने का काम करता है। 43, हाँ, एनीमोफिली वायु द्वारा होता है। और एंटोमो बोलेगा ना, हाँ, तो और जब एंटोमो होगा 44 नंबर, देखिए 44 नंबर क्या है? एंटोमोफिली, तब कीट द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेगा। एनीमो बोलेगा तब देखिए, एनीमो से लगता है उच्चारण कि एनिमल हो रहा है ना, और ऑप्शन में सबसे पहले एनिमल दिया है, जंतु, तो ध्यान रखिएगा एनीमोफिली जो है वायु द्वारा होता है, एनिमल द्वारा नहीं होता है। आगे चम हाँ, 45 नंबर, चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है क्या? चमगादड़ों द्वारा चिरेप्टरोफिली। 46, जूफीली परागन होता है, जूफीली किसके द्वारा होगा? जंतु द्वारा। आप देखिए, जूफीली मतलब जेड डबल ओ, जू 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 जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का करते हैं ना, तो जूफीली में जंतु द्वारा। आगे पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? पक्षी का परागन ऑर्निथोफिली। हाँ, जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। जो परागन बंद पुष्प में होता है क्या कहलाएगा? क्लिस्टोगैमी कहलाएगा। ठीक है, क्लिस्टोगैमी। आगे 50, पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छा संतान होता है। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छा संतान होता है। वर्तिकाग्र यानी कि स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, किसमें? कीट परागित पुष्प में। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है, घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाएगा? घोंघे द्वारा परागन जल्दी बताइए।
मेलेकोफिली, घोंघे या स्नेल द्वारा परागन मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा? कीट द्वारा। कीट द्वारा ही पुष्प जो है सुगंधित, मतलब कि सुगंधित पुष्प पर कीट किसके कारण आता है? तो सुगंध के कारण ही आता है। परागन परागकण है, पॉलन ग्रेन्स है क्या? पॉलन ग्रेन्स क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद भिद। किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजन में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ या यात्रा के सही अनुक्रम यानी कि क्रमागत बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले वर्तिकाग्र में जाता है, फिर वर्तिका में जाता है, तब अंडाशय में जाता है। ठीक ना? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, फिर अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी। 56 पादप में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम बताना है। लैंगिक जनन के दौरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले परागन होगा, फिर निषेचन होगा, फिर युग्मनज का विभाजन होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर पौधा बनेगा। कैसे? पहले परागन, परागन आएगा तो निषेचन हो जाएगा, निषेचन आएगा तो युग्मनज यानी कि जाइगोट टूटेगा, फिर उससे फिर भ्रूण बन जाएगा एम्ब्रियो, और उससे बाद पौधा बन जाता है। 57 मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में होगा। एक नहीं, 57 का जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। निषेचन क्रिया है 58 देखेंगे। निषेचन क्रिया क्या है? नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं किससे? अध्यावरणों से। निषेचन के बाद बीजों के बीजावरण विकसित होता है अध्यावरण से। द्वितीय निषेचन किसका मुख्य लक्षण है? डबल फर्टिलाइजेशन, आवृतबीजी का, ऑप्शन नंबर डी। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस होता है। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन जो होगा अनिषेक जनन होगा। ठीक है, अनिषेक जनन क्या है? बिना निषेचन के ही अंडाणु का परिवर्धन। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय होती है? केला। अनिषेक फलनीय केला। गूदेदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में। सेब। इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है ऑप्शन के अनुसार? नाशपाती। असत्य होता ना, सेब असत्य होता। सेब, कटहल ये सभी असत्य होता। सत्य जो है नाशपाती होगा। हाँ, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल ट्रू फ्रूट किससे होगा? सत्य फल किससे बनता है? अंडाशय से। और असत्य फल जो होता है अंडाशय के अलावा अन्य सभी से बन जाता है। आगे 67 आभासी फल का उदाहरण है। ऑप्शन में देखिए आभासी वाला सेब, मतलब असत्य। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, मतलब असत्य बताना है? सेब। 68 का ऑप्शन नंबर ए। आगे नारियल तथा आम के फल होते हैं क्या? नारियल और आम क्या है? ड्रुप होता है, ड्रुप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग होता है क्या? मध्य फल भित्ति होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। नारियल का खाते हैं भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग, सेब और नाशपाती का, मांसल पुष्पासन, ऑप्शन नंबर डी। सेब का क्या खाएंगे? मांसल खाएंगे। आगे फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, ध्यान से मारिएगा, नट के रूप में। निम्न में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेतक है? पादप के तना का रूपांतरण। 75 का आलू में आँख का पाया जाना। आलू में जो होता है ना आँख, छोटा छोटा सा पीला पला सा निकलता जो। 76 अनानास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है?
साइकोनस, अनानास साइकोनस होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 76 का गलत बोल दिए क्या? 76 का सी, साइकोनस ठीक तो है। 74 का सी, 74 का सी नट नहीं है, लीची नहीं, 74 का सी होगा, नट सही है, सी कीजिएगा। हाँ, 74 का सी करेंगे और 75 का बी आपका आलू में आग का पाया जाना वो सही है। फिर अनानास का हो जाएगा साइकोनस, 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 77 में आएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 77 का देखेंगे, केला बेरी, ठीक है, ये सही है। 78, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? 78 देखेंगे, कवक। कवक जो होता है बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादप के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता, बाकी पवन, जंतु और जल ये सभी करता है। प्रकीर्णन मतलब निषेचन कराने के लिए, उसका परागन इधर से उधर करने में कौन काम करता नहीं करता उस पर था। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन खाएंगे। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस में बीज होता है, फल नहीं होता। बीज विकसित होता है किससे? बीजांड से, बीजांड से बीज विकसित होता है। 82, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलेगा? बीज से, ऑप्शन नंबर सी। ऑर्किड के बीज होते हैं क्या? ऑर्किड के बीज कैसा होगा? हल्के तथा शुष्क। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश। अंकुरन के लिए आवश्यकता नहीं होता प्रकाश का, बाकी जल, हवा, ताप ये होता है। सजीव प्रजक विविपोरस अंकुरन किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में, ऑप्शन नंबर बी। अधोभूमिक अंकुरन हाइपोजिल जर्मिनेशन पाया जाता है किसमें? अधोभूमिक अंकुरन मक्का में, हाइपोजिल जर्मिनेशन मक्का में। भूमपोरिक अंकुरन इपीगेल क्या है? इपीजेल जर्मिनेशन पाया जाता है किसमें? अरंडी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और है। 88 में आएंगे। हाँ जी, किसमें? नहीं, आइए 88 में आइएगा। कहता है कि पौधों में प्रत्यस्थ अंकुरन यानी कि बीवी प्रे का अभिप्राय क्या है? 88 का, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। 89, बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह कौन सा है? मूलांकुर। बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में बनेगा वो मूलांकुर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीट का खाने वाला। घटपर्णी पीचर प्लांट बोलते हैं। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंड और शुष्क स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, चलिए 92 कहता है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा? यूकेलिप्टस। लंबा बोलेगा तो यूकेलिप्टस। 93, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 93 का देखेंगे तो घटपर्णी जलोद्भिद, ये गलत है। घटपर्णी जो है ये आपका पीचर प्लांट यानी कि क्या बोलते हैं, मतलब रहता ज़मीन पर ही है ना, और कीड़ों मकोड़ों को खाता है। बाकी और ऑप्शन क्या कहता है? अमरबेल तना परजीवी है, चंदन क्या है? जड़ परजीवी है, और ऑर्किड क्या है? अधिपादप है। आगे 94 नंबर, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? हल्दी। तना संचयन और चिरकालिकता का कार्य करता है हल्दी। 95 क्या है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़, तना, पत्ती और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 भी पूर्णतः समाप्त। बाकी अगले क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, और डेली आप इसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।